नमस्कार, आपके साथ मैं नेहा आनंद लेकर हाजिर हूं खबर 40। एक ऐसा बुलेटिन जहां एक ही जगह आपको मिलती है दिन भर की सारी खबरें, वो भी फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत की खबरों के साथ, फिर रुक करेंगे राजनीति का। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का पूरा हाल। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर 40। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। जैसा कि उम्मीद थी, पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रेपो रेट पहले की तरह 4% पर बरकरार रहेगी। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को भी 3.5% पर स्थिर रखा। ये लगातार 7वीं बार ऐसा है जब एमपीसी ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि पॉलिसी का नजरिया अभी भी अकोमोडेटिव रहेगा। इसका मतलब है कि आरबीआई का फोकस रेट कम रखकर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर होगा। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आरबीआई ने महंगाई का अनुमान 5.1% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया है। The MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided on a 5-1 majority to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while inflation remains within the target going forward. मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि इकोनॉमी की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि मानसून की स्थिति भी जून से बेहतर हुई है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ सचेत रहने की बात कही गई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि क्रूड कीमतों में उतार चढ़ाव का महंगाई पर असर देखने को मिल रहा है। कोविड वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ना पॉजिटिव संकेत है। उन्होंने कहा कि डिजिटल करेंसी की टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन पर काम जारी है और साल के अंत तक डिजिटल करेंसी का मॉडल आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिलायंस डील पर रोक लगा दी है। मामले में कोर्ट ने अमेजॉन के पक्ष में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्यूचर रिटेल की बिक्री को रोकने के लिए सिंगापुर आर्बिट्रेटर के फैसले को लागू किया जा सकता है। अगस्त 2020 में रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच में 24,713 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। इस सौदे के खिलाफ अमेजॉन सिंगापुर के आर्बिट्रेशन कोर्ट पहुंची थी। पिछले साल अक्टूबर में सिंगापुर की कोर्ट ने भी इस डील पर रोक लगा दी थी। सिंगापुर कोर्ट ने भी कोई आखिरी फैसला नहीं दिया था। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर कूपन्स में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके लिए अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप को 1431 करोड़ रुपए चुकाए थे। लगातार 4 दिनों की तेजी के बाद कारोबारी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज कमजोरी लेकर बाजार बंद हुए। दिन भर सपाट कारोबार के बाद आखिरी घंटे में कुछ हल्की मुनाफा वसूली हावी हो गई। कल यानी कि गुरुवार को कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 54,600 का लेवल पार किया था, लेकिन इसके बाद से हमने इसमें गिरावट हावी होते हुए देखी। आरबीआई की ओर से दरों में कोई बदलाव नहीं किए जाने के बावजूद निवेशकों का उत्साह कुछ ठंडा ही पड़ा है। हालांकि आईटी और ऑटो स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहां तेजी देखने को मिली। बाजार को यहीं से सपोर्ट मिला है। अंत में सेंसेक्स 215 अंक गिरकर 54,273 पर बंद हुआ और निफ्टी में 56 अंकों की गिरावट दिखी और 16,238 के स्तर पर बंद हुआ है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के शेयरों की शेयर बाजार में आज फीकी शुरुआत हुई। 720 रुपए प्रति शेयर के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 750 रुपए के भाव पर ट्रेडिंग शुरू हुई, यानी कि 4.32% प्रीमियम पर यह लिस्ट हुई है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ को निवेशकों को जबरदस्त रिस्पांस मिला था। ये ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडरी है जो नॉन कमोडिटाइज्ड एपीआई को डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है। इसके पोर्टफोलियो में तकरीबन 120 प्रोडक्ट्स हैं। लिस्टिंग के समय इसकी मार्केट कैप 9,203 करोड़ रुपए थी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आदित्य बिरला कैपिटल के एएमसी आर्म आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के आईपीओ संबंधित डीआरएचपी को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक आदित्य बिरला सन लाइफ सितंबर अक्टूबर तक अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। इस आईपीओ का साइज 2,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा। इसके तहत आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के 13.5% हिस्से की बिक्री होगी। इस ऑफर फॉर सेल में कंपनी का कैनेडियन जॉइंट वेंचर पार्टनर सन लाइफ अपने 12.5% हिस्सा बेचेगी। अभी कंपनी में सन लाइफ की 49% हिस्सेदारी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने प्री आईपीओ सिक्योरिटीज के लिए लॉक इन अवधि के शर्तों में छूट दी है। प्रमोटर्स के अलावा ऐसी लॉक इन सिक्योरिटीज के लिए अवधि 6 महीने की होगी। अभी प्रमोटर्स को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के पास प्री आईपीओ सिक्योरिटीज रखने की अवधि 1 वर्ष की है। इसके साथ ही सेबी ने यह घोषणा भी की है कि प्रमोटर शेयर होल्डर की लॉक इन अवधि आईपीओ एफपीओ के अलॉटमेंट से 18 महीने की होगी। अभी यह अवधि 3 वर्ष की है।
जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी सिंगल शॉट वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत सरकार से मंजूरी मांगी है। कंपनी ने इससे पहले सोमवार को कहा था कि वो भारत में अपनी सिंगल डोज वाली कोविड वैक्सीन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने जानकारी दी है कि उसने 5 अगस्त को ईयू के लिए आवेदन किया है। कंपनी ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। आपको बता दें कि फिलहाल देश में 4 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिली है, जिनमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना की वैक्सीन शामिल है। जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी मिल जाती है तो ये भारत की अगली वैक्सीन की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को इसी साल अक्टूबर के महीने में लॉन्च किया जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड का टीका अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद अदार पूनावाला ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2022 की पहली तिमाही तक 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी टीका होगा। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने ई-वे बिल को ब्लॉक करना अस्थायी तौर पर रोक दिया है। सरकार अब इसे दोबारा शुरू कर रही है। जीएसटी नेटवर्क ने बताया है कि जून तक पिछली 2 तिमाहियों में जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वालों का ई-वे बिल ब्लॉक किया जाएगा। इस अवधि के दौरान फॉर्म जीएसटीआर 3B या सीएमपी 08 में स्टेटमेंट दाखिल नहीं करने वालों के लिए ई-वे बिल जनरेशन सुविधा रोकी जा सकती है। जीएसटी नेटवर्क ने टैक्स पेयर्स को तुरंत जरूरी रिटर्न भरने की सलाह दी है, जिसमें उन्हें ई-वे बिल को लेकर परेशानी का सामना न करना पड़े।